अजित पवार के बगावत को 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। जैसे कि किस एनसीपी के पास ज़्यादा संख्या है? क्यों अब तक शरद पवार ने अपने भतीजे का नाम लेके उन पे कोई टीका-टिप्पणी नहीं की? क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ अभी भी वो मंच साझा कर रहे हैं शरद पवार और उन्होंने अपने भतीजे से अभी भी मिलना बंद क्यों नहीं किया है? चलिए कुछ जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ नसीम सिद्दीकी है, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ काफ़ी समय से जुड़े हैं। वो शरद पवार के काफ़ी खास भी माने जाते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसकी। तो आज हम बात करेंगे नसीम सिद्दीकी जी से। सर, मेरा ये सवाल है आपसे कि ये टूट जो हुई ये किस वजह से हुई? देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है। बहुत सारे लोग जो हमारे पार्टी में थे, उन्होंने पार्टी उनके ऊपर ईडी के नोटिसेस थे, उनके ऊपर दबाव था, कहीं न कहीं वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिसका ज़िक्र मोदी जी ने आके यहाँ सभाओं में भी किया था महाराष्ट्र में। और उन दबाव के चलते, ईडी के चलते, सीबीआई के चलते, इंक्वायरी के चलते, उन लोगों ने बीजेपी के साथ गठबंधन में जाने का फैसला किया। और वो सारे लोग आप जानते हैं कि आज उसमें 9 लोग जो है वो महाराष्ट्र में जो शिंदे सरकार है उसमें मंत्री हैं। तो दिस इज द फाइट बिटवीन सेक्युलरिज्म एंड इट इज फॉर द आइडियोलॉजी दे ऑफ द ऑप्शन ऑफ द कम्युनिज्म, सो दे गोज टू विद द बीजेपी गवर्नमेंट। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि अगर विचारधारा की लड़ाई है, क्योंकि जब शिवसेना में टूट हुई थी, तो एक ये चीज़ थी कि वो लोग ये कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे हमारे नेता नहीं हो सकते। वो उन्होंने कहीं न कहीं बाला साहब की विचारधारा से अलग होके कुछ किया है। बट अगर यहाँ पे देखें तो अभी भी शरद पवार जी के फ़ोटो लग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शरद पवार ही हमारे नेता है। आज अगर आप देखें दिलीप वलसे पाटिल, उनका कोई स्टेटमेंट जो वो कह रहे हैं कि गलत तरीके से लिया गया है, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे तो नेता है शरद पवार साहब। तो अभी भी उनके फ़ोटो लग रहे हैं, नेता वही है। तो क्यों, मतलब क्या ये समझे इसको? देखिए नायर जी, अगर शरद पवार जी उनके नेता हैं, वो तो ये भी कहते थे कि शरद पवार जी वो हमारे भगवान हैं, हमारे दैवत्य हैं, हमारे पिता समान हैं। तो ये कैसी राजनीति हो रही है कि बेटा बाप को छोड़ रहा है, बाप की आइडियोलॉजी को छोड़ रहा है और दैवत्व को छोड़ रहा है। मतलब जिसको अभी तक पिछले 40-50 सालों में वो भगवान मान रहे थे, आज उनको क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने अपने भगवान को भी बदल दिया, आज भगवान को भी चेंज कर दिया। एक्चुअली बात पवार साहब के नेतृत्व की नहीं है। अगर वो पवार साहब को मानते हैं तो उनको छोड़कर क्यों गए? और अगर वो पवार साहब की आइडियोलॉजी में, उनकी राजनीति में, उनके नेतृत्व में उनको विश्वास नहीं है, तो फिर वो पवार साहब का फोटो क्यों लगाते हैं? यही तो हम लोगों का कहना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शरद पवार गुट का, कि जब वो हमारी आइडियोलॉजी नहीं मानते हैं तो वो हमारा नाम या पवार, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पवार साहब का नाम नहीं लेंगे तो आने वाले चुनाव में उनका सफाया हो जाएगा। और वो जो डर है उनके दिल में, उसको बनाए रखने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए वो पवार साहब को नेता बता रहे हैं, वो पवार साहब को जो है उनका फोटो लगा रहे हैं। नहीं, लेकिन नसीम जी, यहाँ पे अभी तक के शरद पवार साहब ने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। वो ले सकते थे लीगल एक्शन कि मेरा फोटो आप नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने भले ही कहा है सभाओं में, बट कोई कॉन्क्रीट तरीके से कोई एक्शन नहीं लिया है। मतलब अगर आप देखें नहीं, देखिए ये सारा मामला अभी इलेक्शन कमीशन में गया है और एक अगले महीने में 8-10 तारीख से इस पे सारी कार्रवाई भी उसकी शुरू होने वाली है। हम लोगों की तरफ से भी जो है वो कार्रवाई की तैयारी हो रही है। दोनों पक्ष जो है, कितने पदाधिकारी हैं उनके साथ, कितने एमएलए हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कितने सदस्य हैं, कितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सारे लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली में जो हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो गई, उस वर्किंग कमेटी के मेंबर में देश के 26 राज्यों के अध्यक्षों ने हमको समर्थन दिया।
CWC में सारे लोग हमारे साथ रहे। बीड़ के अंदर भी जो सभा हुई फोन मत करो उसमें आप देखेंगे तो बीड़ जी। के अंदर की जो सभा थी उसमें भी ज्यादा फोकस वो नेशनल लेवल पे उन्होंने निशाना बनाया, बीजेपी को निशाना बनाया, मोदी जी को निशाना बनाया। लेकिन उन्होंने कहीं पे भी अजित पवार या किसी भी उनके नेता का ऐसा नाम लेकर के उन्होंने वो नहीं किया, कुछ उनको टीका टिप्पणी उनके ऊपर नहीं की उन्होंने। तो इसको किस तरीके से देखा जाए, देखिए क्योंकि खुल के उन्होंने जैसे पवार साहब ने बीड़ की सभा के पहले कई बार जो है खुलकर जो है इन सारे नेताओं के बारे में बोल चुके हैं और वो उनके जो व्यूज है वो उसको बता चुके हैं। अगर आप भीड़ की सभा से एक दिन पहले देखें, शाम 4 बजे जो सभा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया औरंगाबाद में, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वो बीजेपी गठबंधन के साथ नहीं जा सकते हैं और जो लोग गए हैं उनको उनका बिल्कुल समर्थन नहीं है, उनके बारे में भी बोला है। लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में पवार साहब इतना महान टॉलेस्ट लीडर बार बार बोलना भी ठीक नहीं है। वो चाहे अजित पवार हो, चाहे दिलीप वलसे पाटिल हो, छगन भुजबल हो, हसन मुशर्रफ हो, रोज अगर उनके बारे में हम बोलते बैठेंगे तो फिर उनको बड़ा बनाने वाली बात है। चलिए, अभी 3-4 नाम आपने लिए, जो मैं कहूंगा कि हसन मुशर्रफ, प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल, ये 4 आपने अभी नाम लिए। तो ये जो नेता है, ये आप देखेंगे तो ये बहुत लॉयलिस्ट जिनको कह सकते हैं आप, कि इन्होंने राजनीति में जब, जैसे दिलीप वलसे पाटिल जी की अगर बात करें तो इन्होंने राजनीति में कदम ही पवार साहब की वजह से लिया। अगर आप देखें, प्रफुल्ल पटेल जी बोलते मेरे गुरु है। तो ये लोग मतलब बहुत ज्यादा लॉयलिस्ट में माने जाते थे और यही लोग गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक पैटर्न सा नहीं आपको नजर आता है कि वही लोग, क्योंकि इवन राज ठाकरे जो मनसे अध्यक्ष है उन्होंने भी ये कहा कि ये जो लोग है ये अजित पवार के साथ जाने वाले लोग नहीं हो सकते कभी। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, कई लोग स्वेच्छा से जा रहे हैं और कई लोग दबाव में जा रहे हैं। विकास तो एक बहाना है। तो कई लोगों के ऊपर ईडी की इंक्वायरी है, उनको डरा के धमका के अगर हमारे साथ नहीं आए तो फिर आपका अनिल देशमुख हो जाएगा, आपका संजय राउत हो जाएगा। तो इस डर के कारण भी बहुत सारे लोग जो है वो आज उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब ये तो एक शोध का विषय नायर जी हो गया है कि इतने लॉयल लोग अगर पवार साहब को छोड़कर वहां गए हैं तो इस पे तो कई विश्वविद्यालयों में जो है वो पीएचडी करनी चाहिए लोगों को और रिसर्च करनी चाहिए कि ये नया पैटर्न इस देश में 70 साल के बाद क्या चला है जो आइडियोलॉजी की बुनियाद पे नहीं जा रहा है, ईडी और सीबीआई की बुनियाद पे जा रहा है। तो उन कारणों को शोध में ढूंढने की जरूरत है। चलिए, अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वो इंडिया अलायंस के अंडर लड़ा जाएगा और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी प्राइम अपोजिशन पार्टी है और एनसीपी उसमें प्रमुख भूमिका में है, ठीक है। लेकिन क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में चुनाव लड़ने के बाद एनसीपी शरद पवार गुट जो है वो एनडीए का हिस्सा बन जाए पोस्ट पोल के एक अलायंस? क्या एक पॉसिबिलिटी है कि आप उसको रूल आउट नहीं करते, या वैसा कुछ है, मतलब कि हो सकता है? नहीं, मैं इसको पूरी तरीके से रूल आउट करता हूं। मुझे नहीं लगता है। पवार साहब ने अनेकों बार इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वो भाजपा गठबंधन के या एनडीए गठबंधन के साथ नहीं जाने वाले हैं। वो सेकुलरिज्म के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। जो राष्ट्रवादी के जो तत्व है उनके साथ कोई जो है समझौता नहीं होगा। इसलिए मुझे इन बातों में कोई बहुत दम नहीं दिखता है, कोई बहुत तथ्य नहीं दिखते हैं कि जो इंडिया का जो गठबंधन है या इंडिया में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है वो एनडीए के साथ जाएगी। मुझे इसमें 1% भी सच्चाई नजर नहीं आती। आप क्या ये मानते हैं कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी अंदर से मजबूत है? इस चीज को आप मानते हैं कहीं ना कहीं? लोकसभा को चुनाव हो जाने दीजिए, 48 में 38 से लेके 40 सीटें जो है हम लोग जीतेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इंटरनली कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, ये आप मानते कि कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको आप लोग लेके चल रहे हो? क्या है? कोई राजनीतिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। सारे लोग जो है वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये मतभेद तो कभी कभी मीडिया जो है उसको खुद क्रिएट करती है और उसको बनाती है और बताती है। कोई मतभेद नहीं है।
एक स्टेटमेंट आया था सर, कांग्रेस के नेता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है, विजय वटेटीवार का। उनका एक स्टेटमेंट आया था कि पवार साहब को एक ऑफर आया है कि अजित पवार को भेजा गया है ये करने के लिए कि वो पवार साहब को अपने साथ जोड़े एनडीए में, और उनको ऑफर दिया गया है। तो ये मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स आना कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि मतलब महाविकास आघाड़ी में ये चीजें नुकसान कर सकती है, या इंडिया की बैठक होने वाली है 31 और 1 तारीख को, तो उसके पहले ऐसे स्टेटमेंट्स आना ये ठीक नहीं है। देखिए, संभ्रम निर्माण करने वाली परिस्थिति बनाने की कोशिश हो जाती है। कभी कभी स्टेटमेंट कुछ होता है, उसका अर्थ कुछ निकाला जाता है, लेकिन पवार साहब इतने महान नेता हैं कि उनके लिए जो है, आप जिन नामों की चर्चा कर रहे हैं उनको ऑफर देने की आवश्यकता नहीं है, और इसमें कोई तथ्य भी नहीं है। पूरे जीवन पवार साहब ने लोगों को बनाया है, लोगों को दिया है। अब अगर ऐसे कोई लोग राजनीति में पैदा हो गए हैं कि वो पवार साहब को देने की बात कर रहे हैं, तो ये हास्यास्पद ही होगा। देखिए, अभी भी आप अजित पवार का नाम लेके नहीं बोल रहे हैं, अभी भी आप उन चीजों से आप थोड़ा संभल के कर रहे हैं, आप नाम लेकर के अभी भी कोई वो नहीं कर रहे हैं। चलिए नहीं, ठीक है। नाम तो हमने आपको पहले बोला, वो आप भी समझ रहे हैं कि कौन लोग आए थे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी पवार साहब से बड़ा कोई नेता जो है महाराष्ट्र में या इस देश में नहीं है। चलिए, एक आखिरी मेरा सवाल है। 31 तारीख को और 1 तारीख को इंडिया की बैठक है, इंडिया की मीटिंग है, और मतलब ऐसी खबरें आ रही है पॉलिटिकल सर्कल्स में से कि राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है इसको लेके ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रही है। बाकी दो पार्टी जो है, कांग्रेस और शिवसेना ही ज्यादा इसमें योगदान कर रही है। तो इसके ऊपर और इसके अलावा क्या तैयारियां है इसको लेके, इंडिया की बैठक को लेके, वो भी जरा देखिए, थोड़ा प्रकाश डालिए। इसमें कोई सत्यता नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो इंडिया है उसका एक घटक दल है, उसकी तैयारी में पूरी तरीके से है। और अभी तक जितनी मीटिंगें हुई हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयंत राव जी उसमें गए हैं, जितेंद्र आवाड़ जी गए हैं, उसमें हमारे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र वर्मा जी उस कमेटी में हैं, वो गए हैं। तो तैयारियों की जो मीटिंगें हो रही है उसमें हमारे लोग बराबर के सहभागी हैं, और पूरे जोश और खरोश के साथ जो है 1 तारीख को हमारे नेता उसमें पवार साहब, सुप्रिया ताई, बाकी सभी लोग जो है उसमें रहेंगे। इस बात में कोई सत्यता नहीं है कि हमारे जोश में कोई कमी है या हमारा इंटरेस्ट उसमें कम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नसीम जी जुड़ने के लिए। तो ये थे नसीम सिद्दीकी, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता। ऐसी और पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें SW न्यूज़ को।